ये कल्पना करना भी कितना अजीब लगता है ना कि किसी इंसान को 28 मिनट के भीतर लगभग 5 किलोमीटर की भीषण दौड़ लगानी है। मतलब फेफड़े हवा के लिए तरस रहे हैं, मांसपेशियां जवाब दे रही हैं। हाँ बिल्कुल। और ये कोई मैराथन नहीं है। वही तो। लेकिन इस दौड़ के ट्रैक पर कदम रखने से ठीक पहले उसे ये साबित करना पड़ता है कि उसे ब्लू विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला याद है या फिर उत्तर प्रदेश के स्थानीय मेलों का पूरा इतिहास रटा हुआ है। बाप रे, ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में बहुत खतरनाक है। एकदम। और साइबर क्राइम के जटिल कानूनी पहलू भी पूरी तरह से समझ में आने चाहिए। मतलब ये किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म के सुपर सोल्जर प्रोग्राम की ट्रेनिंग का हिस्सा लग सकता है, लेकिन असल में ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड बनने की जमीनी हकीकत है। ये एक बहुत ही सटीक और रोंगटे खड़े कर देने वाला चित्रण है। मतलब जब हम सुरक्षा बलों की भर्ती की बात करते हैं ना जी, तो अक्सर लोग सिर्फ वो खाकी वर्दी और उसके रुतबे को देखते हैं। हाँ, वर्दी का तो एक अलग ही चार्म होता है। बिल्कुल। लेकिन उस वर्दी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो मानसिक और शारीरिक सीमाओं को जिस चरम स्तर तक परखता है, उसकी कल्पना करना भी आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और आज की इस विस्तृत गहन चर्चा का मिशन भी यही है कि इस पूरे चक्रव्यूह को डिकोड किया जाए। हमारे पास कई सारी परीक्षा गाइडों, आधिकारिक नोटिफिकेशंस और 2025-26 के जो नए सिलेबस पैटर्न्स हैं, उनका पूरा डेटा मौजूद है। और ये डेटा काफी कुछ चौंकाने वाला है। बिल्कुल। तो आज हम मुख्य रूप से 2 बड़ी परीक्षाओं पर अपना फोकस रखेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड भर्ती। हम समझेंगे कि इन परीक्षाओं का ढांचा क्या है, इनका सिलेबस इतना विशाल और अजीब क्यों लगता है। और सबसे अहम बात जिस पर हम आगे बात करेंगे कि इस तिलिस्म को तोड़ने का सबसे अचूक हथियार क्या है। एकदम सही। तो चलिए इस प्रेशर टेस्ट के पहले हिस्से को समझते हैं। जो डेटा हमारे सामने है वो बताता है कि हमारे सामने 2 बहुत ही अलग-अलग तरह की चुनौतियां हैं। सबसे पहले बात करते हैं होमगार्ड भर्ती की। हाँ, जो अप्रैल 2026 में होनी है। हाँ, 25 से 27 अप्रैल के बीच इसकी परीक्षा होनी है और इसमें पदों की संख्या भी विशाल है, लगभग 41,424 पद। मतलब अगर मैं इसे क्रिकेट की भाषा में समझाऊं तो होमगार्ड की ये परीक्षा पूरी तरह से एक T20 मैच की तरह है। T20 मैच। यस। ये तुलना थोड़ी दिलचस्प है, इसे थोड़ा और खोलिए। मतलब कैसे? देखिए, ये परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल होंगे, मतलब OMR शीट वाले बहुविकल्पीय प्रश्न। समय मिलेगा 120 मिनट। लेकिन जो बात इसे T20 बनाती है ना, वो है इसका सिलेबस। अच्छा, ऐसा क्या है सिलेबस में? इसमें केवल एक ही विषय है, सामान्य ज्ञान, यानी जनरल नॉलेज। कोई गणित नहीं, कोई हिंदी नहीं, कोई रीजनिंग नहीं। सारा फोकस सिर्फ एक ही विषय पर अंधाधुन बैटिंग करने पर है। और मजे की बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अरे वाह! हाँ, बस 25% न्यूनतम अंक लाइए और पास हो जाइए। है ना, एकदम T20 वाला फील। हाँ, और अगर इस क्रिकेट वाली एनालॉजी को हम एक कदम और आगे ले जाएं, तो T20 मैच की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? ये कि अगर आपका एक ओवर खराब गया या एक मुख्य बल्लेबाज आउट हो गया, तो मैच हाथ से निकल जाता है। हाँ, ये तो है, कोई रिकवरी का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल। होमगार्ड परीक्षा में अगर किसी उम्मीदवार का सामान्य ज्ञान यानी जीके का हिस्सा कमजोर है, तो उसके पास रिकवर करने के लिए गणित या रीजनिंग जैसा कोई दूसरा सेफ्टी नेट नहीं है। एक ही विषय है और उसी में उसे अपना पूरा दमखम दिखाना है। और नेगेटिव मार्किंग का ना होना भी एक तरह से। हाँ, वो लुभावना लग सकता है कि उम्मीदवार हर सवाल पर तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन जब विषय का दायरा इतना असीमित हो तो तुक्के भी तभी काम आते हैं जब कोई बुनियादी समझ हो, है ना? ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। कोई सेफ्टी नेट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को देखें तो वो पूरी तरह से एक टेस्ट मैच है। ये कहीं अधिक लंबी, जटिल और थका देने वाली परीक्षा है। बिल्कुल। कांस्टेबल परीक्षा का ढांचा बिल्कुल अलग है। इसमें कुल 150 सवाल होते हैं जो 300 अंकों के लिए होते हैं। मतलब हर सही जवाब के लिए 2 अंक। और ये केवल एक विषय तक सीमित नहीं है। हाँ, इसमें तो काफी वैरायटी है। एकदम। इसमें उम्मीदवार के दिमाग के अलग अलग हिस्सों का परीक्षण होता है। पहला हिस्सा सामान्य ज्ञान, जिसमें 38 सवाल होते हैं। दूसरा सामान्य हिंदी, जिसके 37 सवाल। तीसरा संख्यात्मक और मानसिक क्षमता यानी मैथ्स, उसके भी 38 सवाल। और चौथा मानसिक योग्यता या रीजनिंग, जिसके 37 सवाल। यहाँ संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और कांस्टेबल की परीक्षा में हर गलत कदम की एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है।
यहाँ नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। हर गलत उत्तर पर आधा अंक काट लिया जाता है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ। हालांकि 2026 के लिए कुछ चर्चाएं हैं कि इस नेगेटिव मार्किंग को शायद हटाया जा सकता है, लेकिन एक गंभीर उम्मीदवार कभी भी ये मानकर तैयारी नहीं कर सकता कि उसे तुक्के मारने की खुली छूट मिलेगी। कभी नहीं। नेगेटिव मार्किंग का जो मनोविज्ञान होता है ना, वो बहुत ही गहरा होता है। ये सिर्फ अंक कम नहीं करता, ये परीक्षा हॉल के भीतर उम्मीदवार के आत्मविश्वास पर हमला करता है। हाँ बिल्कुल, वो डर हमेशा बना रहता है। हाँ, जब किसी को पता होता है कि एक गलत जवाब उसके सही जवाबों की मेहनत पर भी पानी फेर देगा, तो ओएमआर शीट पर सही उत्तर का गोला भरते समय हाथ कांपते हैं। वो हिचकिचाहट, वो जो कुछ सेकंड का सेल्फ डाउट होता है ना, वही इस परीक्षा का असली फिल्टर है। सही कहा आपने। तो दोनों ही परीक्षाओं में, चाहे वो होमगार्ड का सिंगल सब्जेक्ट वाला पेपर हो या कांस्टेबल का मल्टी सब्जेक्ट वाला पेपर, एक चीज कॉमन है, सामान्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा हिस्सा। लेकिन जब इस सामान्य ज्ञान के सिलेबस को गहराई से देखा जाता है तो सच में दिमाग चकरा जाता है। हाँ, वो तो है। ये कोई स्कूल की साधारण इतिहास या भूगोल की किताब नहीं है। यहाँ यूपी स्पेशल का एक ऐसा पहाड़ खड़ा है जिसे पार करना नामुमकिन सा लगता है। मैं तो सिलेबस देखकर ही हैरान रह गई थी। यूपी स्पेशल अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। इसका मतलब है कि उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, वहां की लोक संस्कृति, सामाजिक परंपराओं, प्रमुख मेलों, स्थानीय त्योहारों और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था की बहुत ही सूक्ष्म जानकारी होनी चाहिए। मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। राजस्व विभाग या रेवेन्यू डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, जिला स्तर पर पुलिस प्रणाली का ढांचा क्या है, ये सब उनके टिप्स पे होना चाहिए। और बात सिर्फ मेलों या त्योहारों तक सीमित नहीं है। सिलेबस को देखने पर विज्ञान के ऐसे सवाल मिलते हैं जैसे ड्राई आइस का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, या ब्लू विट्रियोल किसे कहते हैं, जो आमतौर पे लोग भूल जाते हैं। हाँ। इसके अलावा मानवाधिकार, साइबर क्राइम, आतंकवाद, पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध और उत्तर प्रदेश सरकार की महिला सशक्तिकरण से जुड़ी तमाम योजनाएं भी इस लिस्ट में है। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन पर भी सवाल पूछे जाएंगे। लिस्ट बहुत लंबी है। वही तो, ये सब देखकर तो ऐसा लगता है जैसे भर्ती बोर्ड एक ही इंसान के भीतर एक इतिहासकार, एक वैज्ञानिक, एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिज्ञ और एक पुलिस अधिकारी सब कुछ खोज रहा है। पहली नजर में एक सूचनाओं का ओवरलोड लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है ना, वो बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक है। इसे इस तरह से समझना चाहिए कि एक पुलिस कांस्टेबल या होमगार्ड सिस्टम का सबसे पहला चेहरा होता है। वो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है। फर्स्ट रिस्पॉन्डर मतलब वो व्यक्ति जो किसी भी घटना पर सबसे पहले पहुंचता है। बिल्कुल। अब फर्ज कीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण मेले में कोई विवाद हो जाता है। अगर वहां तैनात पुलिसकर्मी को उस मेले के ऐतिहासिक महत्व और स्थानीय संस्कृति की समझ नहीं होगी, तो वो उस विवाद को सुलझाने के बजाय अनजाने में और भड़का सकता है ना? हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल बात है। इसी तरह आज के दौर में साइबर क्राइम सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है। एक कांस्टेबल को पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें कैसे फैलती हैं या डिजिटल फ्रॉड कैसे काम करता है। और वो ब्लू विट्रियोल वाला पॉइंट? हाँ, ब्लू विट्रियोल या ऐसे रसायनों का ज्ञान इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉरेंसिक जांच, एसिड अटैक या जहर खुरानी के मामलों में शुरुआती साक्ष्य इन्हीं पर निर्भर करते हैं। मानवाधिकारों के समाज ये सुनिश्चित करती है कि शक्ति का दुरुपयोग न हो। तो ये सारा सिलेबस किसी उम्मीदवार को परेशान करने के लिए नहीं है। अच्छा, मतलब ये एक तरह की प्री ट्रेनिंग है। बिल्कुल, ये उन्हें कल की जमीनी हकीकत के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये तर्क बहुत ही मजबूत है। सिलेबस के हर हिस्से का एक सीधा उपयोग है, लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है कि एक सामान्य इंसान का दिमाग एक साथ इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे केमिकल फॉर्मूले, हजारों सरकारी योजनाओं के नाम और इतिहास की तारीखों को कैसे प्रोसेस कर सकता है? यही तो असली चैलेंज है। मतलब क्या केवल मोटी मोटी किताबें पढ़ना, थ्योरी रटना और वो रंग बिरंगे हाइलाइटर से नोट्स बनाना इस परीक्षा को पास करने के लिए काफी है? मैं तो यही सोच रही हूँ। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। जो भी विश्लेषण सामने आया है वो एक ही बात की ओर इशारा करता है कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ये परीक्षा कभी पास नहीं हो सकती। पढ़ना एक पैसिव या निष्क्रिय प्रक्रिया है। पैसिव कैसे? मतलब जब कोई किताब पढ़ता है तो उसे लगता है कि उसे सब समझ आ रहा है, लेकिन जब एग्जाम में 4 मिलते जुलते विकल्प सामने आते हैं ना, तो दिमाग सुनना पड़ जाता है कि अरे ये ए था या बी। वो कंफ्यूजन तो बहुत आम है।
तो इस सुन पड़ जाने वाले दिमाग को एक्टिव करने की असली रणनीति क्या है? कोई तो तरीका होगा। असली और इकलौती रणनीति है प्रैक्टिस, और वो भी एक खास तरीके की प्रैक्टिस। जो पैटर्न सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ है वो ये है कि बस 1000 क्वेश्चन का सीरीज लो, 1000 क्वेश्चन करते रहो, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहना, ऑनलाइन क्वेश्चन बन कर दो। मतलब सिर्फ सवालों का अंबार लगा दो। एकदम। 1000 क्वेश्चन का सीरीज लो, 1000 क्वेश्चन करते रहो, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहना, ऑनलाइन क्वेश्चन बन कर दो। मतलब ये पूरी प्रक्रिया एक मशीन की तरह काम करनी चाहिए। आपको हजारों सवालों के उस महासागर में उतरना ही पड़ेगा। बाप रे, ये जो आपने 1000 सवालों वाली सीरीज का जिक्र किया ना, ये सच में गेम चेंजर लगता है। इसे हम दिमाग की मसल मेमोरी की तरह देख सकते हैं? मसल मेमोरी, इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए, ये कैसे काम करता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को तैराकी सीखनी है। उसने पानी के घनत्व, प्लवनशीलता और हाथ पैर मारने के सभी वैज्ञानिक सिद्धांतों पर दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबें पढ़ लीं। ठीक है, पूरी थ्योरी रट ली उसने। हाँ, उसे सारी थ्योरी रटी हुई है। लेकिन क्या वो सिर्फ उन किताबों के दम पर गहरी नदी में उतरकर तैर सकता है? कभी नहीं। वो तो सीधा डूब जाएगा। बिल्कुल डूब जाएगा, पानी में तो उतरना ही पड़ेगा। वही, तैरना सीखने के लिए उसे पानी में छलांग लगानी ही पड़ेगी, पानी फांकना पड़ेगा और अपने हाथ पैरों को उस वातावरण का आदी बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। ठीक वैसे ही, सिर्फ यूपी स्पेशल या विज्ञान की किताबें पढ़ने से OMR शीट नहीं भरी जाती। जब कोई उम्मीदवार रोजाना 1-2000 ऑब्जेक्टिव सवालों के बैंक से गुजरता है, बार बार गलतियां करता है और फिर सही उत्तर खोजता है, तो उसके दिमाग में एक पैटर्न बनने लगता है। हाँ, वो सवाल की नब्ज पकड़ लेता है। बिल्कुल, वो सवाल की भाषा पकड़ना सीख जाता है। उसकी नज़र सीधे उन ट्रैप्स या जालों पर जाती है जो पेपर सेट करने वाले ने बिछाए होते हैं। ये वो एक्यूरेसी और स्पीड है जो किसी भी थ्योरी की किताब में नहीं मिलती। हाँ, और इसमें एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है समय का दबाव। जब आप घर में आराम से सोफे पर बैठकर कोई सवाल हल करते हैं तो आपका दिमाग रिलैक्स्ड होता है। हाँ, तब तो सारे जवाब आ जाते हैं। वही तो, लेकिन परीक्षा हॉल में, खासकर कांस्टेबल परीक्षा में 120 मिनट में 150 सवाल हल करने होते हैं। इसका मतलब है कि एक सवाल को पढ़ने, समझने, विकल्प चुनने और OMR शीट पर बिना गलती किए सही गोला भरने के लिए 48 सेकंड से भी कम का समय मिलता है। 48 सेकंड? बाप रे, ये तो पलक झपकते ही निकल जाता है। बिल्कुल, और वो जो गोले भरने वाली OMR शीट होती है ना, वो कोई कंप्यूटर का बैकस्पेस बटन नहीं है कि गलती हुई और तुरंत सुधार लिया। हाँ, एक बार पेन चल गया तो चल गया, एकदम। एक बार गलत गोला भर दिया तो वो भर गया। इसलिए वो जो 1000 प्रश्नों की सीरीज हल करने की बात है, वो केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि उस 48 सेकंड के दबाव में अपने दिमाग को शांत रखने की ट्रेनिंग है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच भी है। अगर कांस्टेबल परीक्षा की बात करें तो उसके पिछले सालों के पेपर, जिन्हें PYQ कहा जाता है, वो आसानी से मिल जाते हैं। लोग उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, वो तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है। लेकिन होमगार्ड की लिखित परीक्षा तो पहली बार इतने बड़े स्तर पर OMR शीट के माध्यम से आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के तो कोई आधिकारिक पुराने पेपर ही मौजूद नहीं है। फिर होमगार्ड की तैयारी करने वाले उस 1000 सवालों के ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक को कैसे तैयार करेंगे? उनके पास तो कोई रेफरेंस ही नहीं है। ये बहुत ही वास्तविक समस्या है और इसका समाधान भी बहुत ही रणनीतिक तरीके से निकाला गया है। जो दिशा निर्देश उभर कर आते हैं वो बताते हैं कि चूंकि यूपी होमगार्ड का अपना कोई पुराना इतिहास नहीं है, इसलिए उम्मीदवारों को पड़ोसी राज्यों के पेपर्स का सहारा लेना होगा। अच्छा, जैसे कौन से राज्य? जैसे उन्हें बिहार पुलिस की परीक्षा है, यूपी कांस्टेबल के पुराने पेपर और उसी 10वीं या 12वीं के स्तर की अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के पेपर सॉल्व करने चाहिए। मतलब भले ही सिलेबस यूपी का हो, लेकिन प्रश्नों के स्तर और पैटर्न को समझने के लिए अगल बगल के राज्यों के पेपर्स को खंगालना होगा। ये तो स्मार्ट मूव है। एकदम सही। ये रणनीति ये सुनिश्चित करती है कि उम्मीदवार को ये पता रहे कि भर्ती बोर्ड किस हद तक गहराई में जाकर सवाल पूछ सकता है। सलाह यही दी जाती है कि कम से कम 50 से अधिक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट और सैंपल पेपर्स सॉल्व किए जाएं। और इसका एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीका होता है। वैज्ञानिक तरीका? क्या मॉक टेस्ट देने का भी कोई विशेष तरीका होता है? जी हाँ, सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है। असली तरीका यह है कि बिल्कुल परीक्षा वाले माहौल में 120 मिनट का टाइमर लगाया जाए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के
पूरा पेपर हल किया जाए। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है वो है विश्लेषण। विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना? हाँ, टेस्ट देने के बाद ये देखना कि जो सवाल गलत हुए वे क्यों गलत हुए। क्या वो कोई सिली मिस्टेक थी, क्या वो जानकारी की कमी थी, या फिर सवाल को समझने में गलती हुई। ये तो सच में किसी डॉक्टर द्वारा बीमारी का पता लगाने जैसा है कि दिक्कत आखिर है कहाँ। बिल्कुल। अपनी कमजोरियों को पहचानने के बाद उन विशिष्ट विषयों की दोबारा पढ़ाई की जानी चाहिए और फिर 5 से 7 दिन के बाद उसी पेपर को दोबारा हल करना चाहिए। अच्छा, ताकि प्रोग्रेस ट्रैक हो सके? हाँ, ये देखने के लिए कि क्या उन कमजोरियों पर फतह हासिल हुई या नहीं। 1000 सवालों की सीरीज लगाने का असली फायदा तभी होता है जब ये फीडबैक लूप लगातार चलता रहे। ये पूरी प्रक्रिया सच में दिमाग को निचोड़ देने वाली है। महीनों तक एक कमरे में बंद होकर टाइमर के साथ लड़ना, हर दिन खुद की गलतियों का सामना करना और फिर खुद को सुधारना। लेकिन क्या? ये जो पूरी दिमागी कसरत है ना, ये तो केवल आधी जंग है। इस OMR शीट के दलदल से बाहर निकलने के बाद एक और बहुत ही क्रूर वास्तविकता मैदान पर इंतजार कर रही होती है। ओहो हाँ, हम चयन प्रक्रिया के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किताबें, नोट्स और वो हजारों सवालों के बैंक किसी काम नहीं आते। हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। इसे समझना बहुत जरूरी है। जो लिखित परीक्षा है, जिसके लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं, वो असल में केवल क्वालिफाइंग नेचर की है। मतलब वो सिर्फ एक गेट पास है। हाँ, यानी वो सिर्फ ये तय करने का एक फिल्टर है कि आगे के चरण में कौन जाएगा। असली शारीरिक परीक्षा का पहाड़ तो उसके बाद खड़ा होता है। जो शारीरिक मापदंड यानी PST है, उसमें ऊंचाई और सीने की चौड़ाई जैसी चीजों की बहुत ही कड़ाई से नापजोक होती है। इसमें 1 सेंटीमीटर की भी छूट नहीं मिलती। और PST पास करने के बाद शुरू होता है PET यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा। ये सीधे तौर पर इंसान के स्टैमिना और उसकी शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा है। और इसके जो नियम है ना, वे किसी भी आम इंसान के पसीने छुड़ाने के लिए काफी हैं। उदाहरण के लिए होमगार्ड भर्ती में पुरुष उम्मीदवारों को 28 मिनट के भीतर 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। बाप रे, करीब 5 किलोमीटर। हाँ, कुछ अन्य पैमानों में 6 से 8 मिनट में 1500 मीटर दौड़ने का भी जिक्र है। वही महिला उम्मीदवारों को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना होता है। या फिर कुछ मामलों में 2 से 4 मिनट में 400 मीटर की तेज स्प्रिंट लगानी होती है। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ये सुनने में शायद किसी पेशेवर एथलीट के लिए आसान लगे, लेकिन उस इंसान के लिए सोचिए जो पिछले 6 महीनों से एक कुर्सी पर बैठकर कमर झुकाकर केवल इतिहास और विज्ञान के फैक्ट्स रट रहा था। वही तो, उसकी बॉडी तो पूरी तरह से स्टिफ हो चुकी होगी। बिल्कुल। अचानक से उस शरीर को इतनी भारी शारीरिक चुनौती के लिए तैयार करना कोई मामूली बात नहीं है। इसके बाद एक बहुत ही सख्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट की प्रक्रिया भी होती है, जहां आंखों की रोशनी से लेकर हड्डियों की बनावट तक सब कुछ चेक किया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि इतनी सख्त शारीरिक परीक्षा क्यों? जब मॉडर्न युग में पुलिसिंग बहुत हद तक तकनीक और दिमाग का खेल हो गई है, तो एक इंसान को इतनी लंबी दौड़ क्यों लगानी पड़ रही है? मैं ये सोच रही थी। ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका उत्तर उस फर्स्ट रिस्पॉन्डर वाली भूमिका में छिपा है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। ये कोई डेस्क जॉब नहीं है। हाँ, AC कमरे वाली नौकरी तो नहीं है। एकदम नहीं। पुलिस या होमगार्ड की नौकरी वातानुकूली कमरों में बैठकर नहीं की जाती। उन्हें 45 डिग्री की चिलचिलाती धूप में घंटों तक ट्रैफिक संभालना पड़ सकता है। किसी दंगे या आपातकालीन स्थिति में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी वजन के साथ दौड़ना पड़ सकता है, या किसी अपराधी का पीछा करते हुए कई किलोमीटर तक भागना पड़ सकता है। यानी अगर दिमाग कितना भी तेज हो लेकिन शरीर साथ न दे तो वो ज्ञान किसी काम का नहीं है। बिल्कुल। विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि वे केवल किताबी कीड़े न चुनें। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो मैदान पर डटकर खड़े रह सकें। अगर एक सुरक्षाकर्मी खुद शारीरिक रूप से फिट नहीं है, अगर थोड़ी दूर भागने पर उसकी सांस फूल जाती है, तो वो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कैसे ले सकता है? हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसलिए ये जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, वो असल में उस वर्दी की गरिमा और उसकी जिम्मेदारी को बनाए रखने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही रोचक विरोधाभास पैदा करता है। अगर इसे एक उम्मीदवार के नजरिए से देखा जाए ना, तो उसे एक दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। दोहरी जिंदगी? किस माने में? इस मायने में कि दिन के समय उसे एक स्कॉलर, एक विद्वान की तरह व्यवहार करना पड़ता है।
अपनी मेज पर बैठकर बाहरी दुनिया से कटकर उसे मानवाधिकारों का चार्टर पढ़ने होते हैं, यूपी के लोक नृत्यों को याद करना होता है और उन हजारों सवालों के ऑनलाइन बैंक से माथापच्ची करनी होती है। हाँ, वो दिमागी कसरत। और फिर जैसे ही शाम होती है उसे अपनी किताबें बंद करके स्पोर्ट्स शूज पहनने होते हैं और एक एथलीट की तरह मैदान पर जाकर धूल फांकनी होती है, दौड़ना होता है, अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ानी होती है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों काम एक साथ एक ही दिनचर्या में करने होते हैं। बिल्कुल, अगर किसी का दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज है और वह OMR शीट के सारे गोले सही भर देता है, लेकिन मैदान पर 4 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसके घुटने जवाब दे जाते हैं, तो वह इस रेस से बाहर है। सीधा डिस्क्वालीफाई। हाँ, और दूसरी तरफ अगर कोई बहुत बेहतरीन धावक है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि साइबर क्राइम क्या होता है, तो वो लिखित परीक्षा के उस 48 सेकंड वाले फिल्टर को ही पार नहीं कर पाएगा। यही इस पूरी चयन प्रक्रिया की सबसे बड़ी खूबी है। ये एक इंसान के सर्वांगीण विकास की मांग करती है। ये शरीर और दिमाग के बीच एक ऐसा संतुलन मांगती है जो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है। तो इस पूरी गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड की ये परीक्षाएं किसी 100 मीटर की फर्राटा दौड़ की तरह नहीं है, जिन्हें कुछ रातों की नींद खराब करके या कोई क्रैश कोर्स करके पास किया जा सके। बिल्कुल नहीं, ये एक मैराथन है। हाँ, ये एक मैराथन है और इसे जीतने का मंत्र बहुत ही स्पष्ट है। और वो मंत्र यही है कि यूपी स्पेशल और सामान्य ज्ञान के उस असीमित महासागर से डरने के बजाय लगातार सवालों के सेट लगाए जाएं। वही 1000 सवालों वाली बात। एकदम, वो 1000 सवालों वाली प्रैक्टिस सीरीज, OMR शीट के गोलों को भरने की वो मसल मेमोरी और अपनी गलतियों का कठोरता से विश्लेषण, यही चीजें उस 120 मिनट के दबाव में नैया पार लगाती हैं। थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन स्पीड और सटीकता ही वो असली हथियार है जो कट ऑफ पार करवाता है। और इसके साथ साथ परीक्षा के पहले दिन से ही अपनी शारीरिक फिटनेस को भी उसी गंभीरता से लेना जितनी गंभीरता से सिलेबस को लिया जाता है। ज्ञान और स्टैमिना, इन दोनों पहियों के बिना इस भर्ती प्रक्रिया रूपी रथ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये सचमुच एक तपस्या है जो आज के समय में लाखों युवाओं के धैर्य और उनकी लगन की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था को समझने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही नया और शायद थोड़ा भड़काने वाला विचार आ रहा है, जिस पर मुझे लगता है गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। अच्छा, वो क्या विचार है? संकटों में पलक झपकते ही सही फैसले लेना है और तनाव को संभालना है, लेकिन हम आज भी ये जांचने के लिए एक OMR शीट और कागज पर बने गोलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पॉइंट तो है। तो जिस तेजी से तकनीक बदल रही है, क्या भविष्य में हमें इन पारंपरिक लिखित परीक्षाओं की जगह वर्चुअल रियलिटी या AI आधारित सिचुएशनल टेस्ट देखने को मिल सकते हैं? अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प दिशा है। मतलब एक ऐसा टेस्ट जहां उम्मीदवार को VR हेडसेट पहनाकर किसी असली दंगे या साइबर क्राइम सीन के बीच खड़ा कर दिया जाए। बिल्कुल, कागज पर ये रटना कि दंगे के समय क्या करना चाहिए बहुत आसान है, लेकिन जब एक VR सिम्युलेशन में चारों तरफ से शोर हो रहा हो और AI उस उम्मीदवार के हर फैसले, उसकी दिल की धड़कन और उसके स्ट्रेस लेवल को नाप रहा हो, तब असली परीक्षा होगी। हाँ, तब असली पता चलेगा कि वो दबाव में कैसा व्यवहार करेगा। क्या भविष्य की पुलिसिंग के लिए चयन का तरीका भी ऐसा ही हाईटेक नहीं होना चाहिए? ये तकनीक निश्चित रूप से चयन की पूरी प्रक्रिया को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये OMR शीट के रट्टे और मैदानी दौड़ के बीच की खाई को काफी हद तक पाट सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जब तक वो भविष्य नहीं आता, तब तक तैयारी करने वालों को उसी यूपी स्पेशल, उन हजारों सवालों के महासागर में गोता लगाना होगा और मैदान की धूल में अपना पसीना बहाना होगा। बिल्कुल, शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं। एकदम। इसलिए जब भी कोई पुलिसकर्मी या होमगार्ड सड़क पर ड्यूटी करता हुआ दिखाई दे, तो ये समझना चाहिए कि वो इंसान सिर्फ एक वर्दी नहीं पहने हैं, बल्कि उसने किताबों की दुनिया और एथलेटिक्स के मैदान की एक पूरी दोहरी जिंदगी जीकर खुद को साबित किया है।